Hello, my dear friends. Myself, Salim Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। लगातार हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और जो आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत डेफिसिट थ्योरी एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। आज के इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डेफिसिट थ्योरी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस रीजन की वजह से चाइल्ड या स्टूडेंट्स जो होते हैं इस थ्योरी के अंतर्गत उनको जो कॉन्सेप्ट है जिसका क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का जो कंक्लूजन निकल के आता है तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कौन से चाइल्ड हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो उसके रीजन्स को देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे हम डेफिसिट थ्योरी को इम्प्लीकेट कर सकते हैं इन एजुकेशन, या अपनी शिक्षा के अंतर्गत या क्लासरूम में या अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में कैसे हम इसका डेफिसिट थ्योरी को जान के, समझ के, अंडरस्टैंड करके हम इसे कैसे अपने कह सकते हैं कि एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो डेफिसिट थ्योरी का जो मेन कंक्लूजन है यह निकल के आता है कि कैसे एक चाइल्ड जो है कहीं ना कहीं एक क्लासरूम में लैंग्वेज के अभाव में या भाषा के ना समझ में आने की वजह से या जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं वह उसका जो अचीवमेंट्स होता है वह पीछे हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे डेफिसिट थ्योरी जो है कहीं ना कहीं जो इसका सिद्धांत है इसके बारे में सबसे पहले हम बता दें कि ये आरसी एलर साहब एक थे जिन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और उन्हीं के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है पब्लिश होता है। 1989 में कहीं कहीं आरसी एलर साहब जो थे इस थ्योरी पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और उसके बाद इसका कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है एक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल में या सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कहीं न कहीं इस पे थोड़ा फोकस होने लगा। बट हम कह सकते हैं कि इसके पहले भी 1960s से ही हम लोग कहीं न कहीं डेफिसिट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा होने लगती है। फिर 70s के दशक में कहीं न कहीं इस पे चर्चा होती है, कुछ कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार होता है। बट कहीं न कहीं आरसी एलर साहब के जो रिसर्च पेपर के पब्लिश होने के बाद ये जो डेफिसिट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये कहीं न कहीं काफी कुछ क्लियर हुआ और इस पे कहीं न कहीं फोकस किया जाने लगा और ये क्लासरूम में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस पे जो है फोकस हुआ कि कैसे हम जो है लैंग्वेज के अभाव में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं न कहीं अपने अचीवमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि जो उनका एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं जो है अचीवमेंट्स नहीं हो पाता। तो इस जो बाधा है या बैरियर है जो कि लैंग्वेज की वजह से अगर किसी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट या बच्चे के साथ होती है, चाइल्ड के साथ होती है, तो उसे कैसे हम दूर करेंगे, इस पे आज हम लोग कहीं न कहीं इस थ्योरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आज के दौर में, जैसा कि पिछले वीडियोस भी हमने कहा है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड, यानी कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बालक क्या है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इन द सेंस हम यहाँ पर ये रखते हैं कि जो व्यक्ति है या पर्सन है, कोई चाइल्ड है, वह अपने आप में यूनिक यानी क्या है, अद्भुत है। उसकी अपनी क्वालिटी है, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी एबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या है, सेट करना चाहिए। एक क्लासरूम में टीचर्स का कहीं ना कहीं ये उत्तरदायित्व या कह सकते हैं ये ड्यूटी, कर्तव्य बनता है कि वह अपने क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको इस सब चीजों की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक टीचर अपने उस लेवल पर या अपने उस अचीवमेंट्स को अचीव नहीं कर सकता है जो उसका पर्पज है। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को कहीं न कहीं
सेटअप करने की जरूरत है, कि जो कहीं कहीं आज के दौर में भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पे फोकस करें, इस पे कंसंट्रेट करें, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजीज का हमारे पास कहीं कहीं कह सकते उपलब्धता है, उसका अगर हम पूरी तरीके से उपयोग करें, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के रूप में अगर हम डेवलपमेंट करें, या हम कह सकते हैं कि ऐसा लेबोरेटरी का उपयोग करें जिसके माध्यम से हम कुछ ऐसे बच्चों को जो सेम कैपेबिलिटी के हों, सेम आइडियोलॉजी के हैं, सेम विचारधारा के लोग हैं, या उनकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी सेम है, तो उनको हम लोग कहीं कहीं ऐसी क्लासेस के माध्यम से डिवाइड करने का प्रयास करें। बट थोड़ा भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस जो है अपनी एक सिंपल क्लासरूम के द्वारा ही अपने बच्चों को उसमें बिठाते हैं, और उसमें कई प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग एबिलिटी के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, उनका अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। फिर भी उस क्लास को कहीं न कहीं एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, एज एजुकेटर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनमें एक समानता लाई जाए, इक्वलिटी लाई जाए। तो उसी के संदर्भ में कहीं कहीं डेफिसिट थ्योरी भी जो है, यह लैंग्वेज करिकुलम के अंतर्गत जो थ्योरी लाई गई, इसका जो मेन पर्पज है, जो मेन फोकस है, वो यही है कि जो डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट इन्वायरमेंट से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, या डिफरेंट फैमिली इकोनॉमिकल कंडीशन के लेवल से, या हम लोअर मिडिल अपर क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आते हैं या जो चाइल्ड हमारे क्लास में आते हैं, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। और जो लैंग्वेज का बैरियर है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। तो जो बेसिकली डेफिसिट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, या जो इसकी मीनिंग है, तो इसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो डेफिसिट थ्योरी है उसे हम अभाव का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अभाव का सिद्धांत, यानी कि अभाव का सिद्धांत का कहने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो लैंग्वेज का बैरियर है, या हम कह सकते हैं कि एक क्लास में विभिन्न बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें कई तरह के बच्चे आते हैं, तो उस क्लास में कहीं कहीं आप ये देखेंगे कि वो अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले होते हैं। बट अब हमें ये देखना है कि कैसे हम अपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज को उन बच्चों के साथ जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो चाहे प्राइमरी या होम लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसके साथ कैसे हम अपना अटैचमेंट करेंगे, कैसे उन पूरी क्लास को एक साथ लेके चलेंगे, उसी पे कहीं कहीं एक कॉन्सेप्ट या थ्योरी बेस है। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस कहा है कि एवरी चाइल्ड शुड बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल, सेंसिटिव, वंडरस, मैजिकल, यूनिक, फैंटास्टिक पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी कहने का सेंस यही है कि जो मैं कह रहा हूं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड, तो इस सेंटेंस का भी यही मतलब है कि जो हमारे चाइल्ड होते हैं वो मैजिकल, यूनिक होते हैं, फैंटास्टिक होते हैं, और सेंसिटिव और वंडरस होते हैं। कहने का सेंस ये है कि जो हमारा चाइल्ड है, जो हमारा स्टूडेंट है, वह कहीं कहीं अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है, और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी व्यक्ति या पर्सन को, या अपने क्लास में अपने चाइल्ड को देखते हैं, अपने स्टूडेंट को देखते हैं, तो हमें इसी बिहाफ पर ये देखने का कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट, नजरिया बनाना चाहिए कि वह अपने आप में क्या है, यूनिक है। अगर हम पूरी क्लास को एज इट एक समान मान करके अगर स्टडी करते हैं, या कोई भी एजुकेशन या शिक्षा प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी जो एबिलिटी है या उनका जो अचीवमेंट्स है वह फुलफिल नहीं हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास में जो कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स हैं या जो क्लास के लोग हैं, उनमें अपने आप में विभिन्नता है, और उनके उसी विभिन्नता के साथ साथ उनकी जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को ध्यान में रख करके हमें कहीं न कहीं एजुकेशन देने का प्रयास करना चाहिए, या उसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना चाहिए, या उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हमें अपने एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए। यहाँ पर एक सेंटेंस है, एलर साहब ने ही कहा है कि चिल्ड्रन लेबल्ड वर्बली डिफिशिएंट may simply using language in their
own way to fit the situation। जब हम लोग लैंग्वेज की बात किए पिछली क्लासेस में या पिछले वीडियोस के माध्यम से, जब लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया, तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रत्येक चाइल्ड है या जो प्रत्येक बच्चा है वह लैंग्वेज को अपने अनुसार सीखने का प्रयास करता है। उसका अपना एक रास्ता होता है जिसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज को सीखता है। उसमें कहीं ना कहीं जो उसके मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होती है किसी प्रकार का एफर्ट नहीं होता है। सेम बात यहाँ पर एलर साहब भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज इन देयर ओन वे टू फिट द सिचुएशन, यानी कि वो अपनी जो भाषा है या उसका अपना जो लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया है उसका अपना एक कह सकते हैं पाथवे है जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सीखता है और अपनी उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं कहीं वो अपने आप को फिट पाता है। तो एलर साहब का भी ये कहना है और एलर साहब इसी बात को डिफाइन करते हैं डेफिसिट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमें जो है अपनी क्लास में कहीं न कहीं ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए या जो कम्युनिकेशन का हमारा इंटरेक्शन का जो कह सकते हैं कि जरिया है, माध्यम है, मीडियम है, वह ऐसा होना चाहिए जो पूरी क्लास को एक साथ कहीं कहीं रखे। ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स हमारी बात को समझ पा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हम क्लास में अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को तो यूज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम ये देखें कि क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हमें ये देखने की जरूरत है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो चाइल्ड है अपने आप को उस क्लास में फिट नहीं पाता है और जब फिट नहीं पाता है तो निश्चित रूप से जो उसका अचीवमेंट्स है वो क्या है, बेहतर नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे दो सीनरी है, कह सकते हैं कि एक टीचर क्लास में आता है और वो दो पिक्चर लेके आता है, या हम कह सकते हैं कि दो सिचुएशन है उस सीन की या जो सिनेरियो है उसकी दो सिचुएशन हम लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है या जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है उसमें एक पेज पे कुछ फिगर्स बने हुए हैं। सपोज दैट करिए उस पे ट्री है और कह सकते हैं कि साथ में उस पे कोई एनिमल का भी चित्र बना हुआ है या कुछ और पर्वत या पहाड़ भी बने हुए हैं। तो उस पे फिगर के अकॉर्डिंग कहीं कहीं एक पोस्टर है, उस पोस्टर पे क्या है, कुछ फिगर्स बने हुए हैं और उस पोस्टर को जब टीचर क्लास में अपने बच्चों को दिखाता है तो निश्चित रूप से जो उसके स्टूडेंट्स हैं क्लास के वो पूरी अच्छे तरीके से बता देते हैं कि ये ट्री है, ये जो है माउंटेन है या पहाड़ है, नीचे कोई एनिमल का फिगर बना होगा, एनी काऊ, लायन जो भी हो सकता है। तो वो उस फिगर को देख करके क्या है ये डिसाइड करते हैं और उसको पूरी तरीके से पूरी क्लास क्या है बता देती है। एक तो कह सकते हैं सिचुएशन हमारी ये हो गई। एक सिचुएशन हमारी ये है कि क्लास में एक पोस्टर सर के द्वारा दिखाया जाता है और उस पोस्टर में क्या है कि कन्वर्सेशन है, वर्बली कन्वर्सेशन दिखाया जा रहा है कि टीचर, हम कह सकते हैं सपोज करिए टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन उसमें दिखाया गया है। टीचर ने कुछ क्वेश्चंस किया और स्टूडेंट्स ने कोई उसमें आंसर दिया है, वो वर्बली कहीं ना कहीं जो है उसका क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। अगर वो फिगर या वो पोस्टर हम अपनी क्लास में दिखाते हैं तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चों ने क्या है उसको देखा और उसमें जैसे हमने कहा कि स्क्वायरल्स, सपोज दैट कोई क्वेश्चंस सर के द्वारा पूछा गया और उसका आंसर आया स्क्वायरल्स। अब कोई बच्चा उसका मतलब समझ रहा है क्लास में कि स्क्वायरल्स का मतलब क्या है, अब वो उसको बता देगा, वो समझ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या मतलब सर ने पूछा और हमारे स्टूडेंट के द्वारा जो उसका जवाब दिया गया उसकी बातों को जो वर्बली क्वेश्चन आंसर हो रहा है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। निश्चित रूप से कुछ बच्चे उसी क्लास में जो है वो क्या है स्क्वायरल्स का मतलब नहीं समझे, क्योंकि उस भाषा को या उस लैंग्वेज को उनको कहीं न कहीं उसकी जानकारी नहीं थी, हम कह सकते हैं अभाव था उस लैंग्वेज का जो हम यूज कर रहे हैं या पूछ रहे हैं। तो टीचर ने क्या किया कि बाहर पार्क में एक स्क्वायरल जो है पेड़ पे चढ़ रही है, उतर रही है,
तो उन्होंने अपनी क्लास के कुछ बच्चों से पूछा कि वो क्या है, सीड। उन्होंने उसको देखा और तुरंत बता दिया कि ये स्क्वायरल्स है, या उसको हम गिलहरी भी कह सकते हैं। सभी बच्चों का आंसर आ गया। तो निश्चित रूप से इस सिचुएशन या इस सिनेरियो के माध्यम से हम ये डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज का जो बैरियर है क्लास में, या कह सकते हैं कि जो भाषा जानने का अभाव है, उसको कैसे हम अपनी क्लास में दूर कर सकते हैं, या कैसे उसको कहीं न कहीं हम हटा सकते हैं। तो इन चीजों को हम कहीं के डिप्सिट थ्योरी के माध्यम से क्लियर आउट करने का प्रयास करते हैं। और जो डिप्सिट थ्योरी एलर साहब ने दिया है, उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि जो ये भाषा का अभाव है या बैरियर ऑफ लैंग्वेज है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट करिए कि क्लास चल रही है और एक कोई स्टूडेंट्स नया, या कह सकते हैं न्यू कमर है, जिसका नया नया एडमिशन आपकी क्लास में हुआ है, और वो गेट पे आता है। सर उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि वेल ड्रेसअप स्टूडेंट वो है, जो चाइल्ड है, ऊपर से लेकर नीचे तक वेल ड्रेसअप है, उसके ड्रेस सही है, शूज वगैरह पॉलिश है, अपने बालों में कहीं कहीं अच्छे से कंघी किया हुआ है, और पूरी तरीके से एज ए स्टूडेंट फिट है। वो क्लास में आता है, उसको एंट्री मिलती है, सर उसको एंट्री दे देते हैं। कुछ देर बाद एक और चाइल्ड आता है, वो भी न्यू कमर है, और उसका भी कहीं कहीं आज ही एडमिशन हुआ है। तो बट वो कहीं न कहीं जो है फुल ड्रेसअप नहीं है, बेतरतीब कपड़ों में है। उसको देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये जो है ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जो कहीं पुअर फैमिली हो सकती है या लोअर फैमिली हो सकती है। उसको देखने के बाद एक सिनेरियो माइंड में या एक प्रिजम्पशन माइंड में सेटअप होता है, टीचर उसको भी एंट्री दे देते हैं। बट टीचर के माइंड में एक सेटअप ये बैठता है कि यह जो चाइल्ड है वेल ड्रेसअप है, तो निश्चित रूप से यह इसकी एबिलिटी, इसका नॉलेज या इसकी जो क्षमता है वह बहुत बेहतर होगी अपेक्षा में जो सेकंड चाइल्ड एंट्री करता है क्लास में, जो कहीं न कहीं अपने वेल सूटेड बूटेड नहीं है, उसके बेतरतीब बाल हैं, कपड़े भी उसके बहुत अच्छे सेटअप नहीं है। तो इस कहानी में कहीं न कहीं यह समझ बात आती है कि हम जो है एक प्रिजम्पशन बना लेते हैं, एक ऐसा प्रेजुडिस बना लेते हैं कि यह चाइल्ड बेहतर हो सकता है, और ये जो कहीं न कहीं लोअर फैमिली से आ रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी खराब है, उस फैमिली से आ रहा है। तो इस पे हम लोग देखेंगे, जोर देंगे कि उसका जो है उस लेवल से उसके आईक्यू लेवल को भी कहीं न कहीं हम लोग जज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस थ्योरी के माध्यम से ये क्लियर आउट करने का प्रयास किया गया है कि हमें अगर उसके सिर्फ बाहरी एनवायरनमेंट को देख करके ये जज नहीं करना चाहिए कि वास्तव में उसकी इंटरनल फीलिंग क्या है या उसका इंटरनल माइंड सेटअप क्या है। हमें पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहिए, और उसकी क्या कंडीशन है या वो क्यों इस तरह से चला आया क्लास में, उसको जानने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो डिप्सिट थ्योरी का सिद्धांत है, ये जो अभाव का सिद्धांत है, यहाँ पर हमको सिर्फ क्लास में या अपने आसपास इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग लैंग्वेज को यूज करें कि जिससे क्लास में प्रत्येक बच्चा अपने आप को उस लेक्चर से या जो एजुकेशन उसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका अटैचमेंट उससे होता रहे। सपोज दैट करिए कि जैसे एक क्लास है और टीचर वहां जाते हैं और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करते हैं, निश्चित रूप से जिसका हम पिछले भी क्लासेस में या वीडियोस के माध्यम से चर्चा हमने किया है कि कुछ जनजातीय भी क्षेत्र के लोग या कुछ रीजनल लैंग्वेज को जानने वाले भी स्टूडेंट क्लास में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो शुद्ध हिंदी नहीं जानते हैं, उनकी अपनी एक भाषा है। सपोज दैट कर लीजिए आप आदिवासी, भील, गोंड, इन जनजातियों की अपनी एक भाषा होती है। जैसे झारखंड वगैरह, बिहार वगैरह स्टेट में भी कुछ ऐसी मैथिली बोलने वाले लोग हैं जो शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे तमाम क्षेत्रों के लोग जो है रीजनल भाषाओं को जानने वाले स्टूडेंट हैं। आप अपने पूर्वोत्तर के भी स्टेट के देख सकते हैं, वहां उनकी अपनी कुछ पर्सनल लैंग्वेज है जो आसपास के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो वो अगर किसी क्लास में या कहीं पर भी एक कॉमन क्लास में आते हैं तो उनकी अपने उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम ये देख सकते हैं कि
उनकी जो भाषा या उनकी जो लैंग्वेज का कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें इन सब चीजों पर कहीं कहीं फोकस करना चाहिए। और ऐसा जो कह सकते हैं रीजन है या कुछ कॉजेज है, ऐसा क्यों होता है कि डिफिसिट थ्योरी कहीं कहीं अभाव का जो सिद्धांत है वह इम्प्लीकेटेड हो जाता है, तो उसके कुछ रीजन है। उस रीजन को कहीं कहीं हम देख लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम देखें तो सोर्स टू लैंग्वेज, अगर कोई चाइल्ड क्लास में है, वो कहीं कहीं अपनी क्लास में या आपकी जो अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके कुछ रीजन और कॉजेज होंगे, उस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा सोर्स टू लैंग्वेज, यानी कि उस बालक या उस चाइल्ड की अपनी क्या भाषा है, उसका क्या सोर्स है, वो हिंदी बोलने वाला है, इंग्लिश बोलने वाला है, या रीजनल लैंग्वेज को जानने वाला है, या उसकी जो मदर टंग है या मातृभाषा है वो क्या है। तो अगर हम उसके सोर्स ऑफ लैंग्वेज को जानते हैं, सोर्स ऑफ लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास ये आइडिया हो जाएगा कि यह चाइल्ड किस क्षेत्र से है, किस रीजनल लैंग्वेज से आ रहा है और इसकी क्या क्षमता है और किन एबिलिटी के माध्यम से इसका इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन हो सकता है, किस लैंग्वेज में हो सकता है। तो अगर हम ये निश्चित रूप से क्लियर आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं एज ए टीचर, तो हमें निश्चित रूप से फिर क्या है, एक इजी हो जाता है उस चाइल्ड को अपनी क्लास में एडजस्ट करने के लिए। तो हमें सोर्स ऑफ लैंग्वेज जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है ये जानने का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास में जा करके अपने स्टूडेंट्स के कम से कम बैकग्राउंड को जान सकते हैं, और जब हम उनके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम उनका सेकंड हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हम उसके इन्वायरमेंट को जानने का प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र का रहने वाला है, किस एरिया से आया हुआ है, वहां की रीजनल लैंग्वेज क्या है, मदर टंग उनकी क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज उनकी क्या है। तो ये कहीं न कहीं उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको पता चल जाती है। और जब हमको ये बात पता होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम जो है इस चीज को क्लियर आउट कर सकते हैं कि फिर ये कैसे अपनी क्लास में एडजस्टमेंट करेगा। और निश्चित रूप से अगर हमें उसके बैकग्राउंड का पता होगा, उसके फैमिली इन्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी होगी, तो इस सब चीजों को समझने के बाद, जानने के बाद कहीं न कहीं हम ये देख सकते हैं कि या किस तरीके से वह एडजस्ट कर सकता है। या हमारा ये रीजन भी होता है, काजेस भी कर सकते हैं कि अगर वो उसका जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड है, अगर वो बेहतर नहीं है या वो लोग रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है डेफिसिट थ्योरी का सिद्धांत जो है लागू हो जाता है, अभाव का सिद्धांत लागू हो जाता है, और उसको अचीवमेंट्स वो नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। हम कह सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। आप देख सकते हैं निश्चित रूप से किसी भी बालक के डेवलपमेंट के लिए या चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, बालक के विकास के लिए निश्चित रूप से उसकी फैमिली या उसका जो परिवार है जिम्मेदार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है उसके परिवार का वो किस प्रकार से है, वो लोग इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रांग है कि नहीं है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से जो कमजोर जो फैमिली होती है, परिवार होता है, उनके भी बच्चों को कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हायर लेवल पर जाने पर क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो हो सकता है किसी पब्लिक स्कूल से ना पढ़े हो, किसी रूरल एरिया से, या ऐसे वर्नाकुलर स्कूल है जहां पे जाकर के उन्होंने स्टडी किया है, बेसिक स्कूल में जाकर के स्टडी किया है। तो जब वहां से निकल करके किसी हायर लेवल स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट होती है। और हम लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनका किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से उनकी पारिवारिक स्थिति है, उसको इकोनॉमिकल कंडीशंस भी हम समझ सकते हैं। हम कभी कभी देख सकते हैं कि फैमिली में कहीं कोई डिलिक्वेंसी तो नहीं है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमें फैमिली बैकग्राउंड को जानने पे या समझने पे ये क्लियर हो जाता है कि वह चाइल्ड या वो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में कैसे एडजस्टमेंट कर सकता है। हम नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, इंटरेस्ट क्या है।
पर्पज एंड अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि उस चाइल्ड का इंटरेस्ट है कि नहीं। सपोज दैट करिए कि कोई स्टूडेंट्स है, वो दूसरी भाषा या दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसका पर्पज उसको सीखना है या नहीं है, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो कहीं न कहीं हमें उसके इस बातों का भी, या कह सकते हैं कि इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि उसका इंटरेस्ट उस लैंग्वेज को सीखने में है कि नहीं है, वह पर्पसफुली उस लैंग्वेज को सीखना चाहता है कि नहीं, उसका उद्देश्य है कि नहीं है। तो इन सब चीजों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि अगर वह इंटरेस्टेड नहीं है लैंग्वेज सीखने में, तो निश्चित रूप से जो है आप कह सकते हैं कि वह उस भाषा को सीखने के लिए तत्पर नहीं हो सकता है। और कहीं न कहीं हम ये देखेंगे कि उसको अगर ये लगेगा कि इस लैंग्वेज को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो इन द सेंस इन सब बातों पे कहीं न कहीं हमें फोकस करना चाहिए। और इसके रीजन की वजह से भी क्या है, डिफिसिट थ्योरी होता है। और डिफिसिट थ्योरी का जो मेन हम कह सकते हैं जो रीजन आता है, वो चाइल्ड के ड्रॉप आउट के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। अगर चाइल्ड जो है या स्टूडेंट्स जो है अपने उस क्लास में अपने आप को फिट नहीं पाता है, तो निश्चित रूप से फिर वो क्या है, डिलिक्वेंसी की तरफ जाता है। वह एक उसके जो कह सकते हैं कि जो उसका पर्पज है उससे हट जाता है, और वह निराशा की तरफ भी जा सकता है, डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है, वह एक आपराधिक रास्तों पर भी चल सकता है। तो कहीं न कहीं अगर इन रीजन पे अगर हम फोकस करते हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन इफेक्ट जो प्रभाव है या जो इफेक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है कि कॉलेज का ड्रॉप आउट हो सकता है, डिलिक्वेंसी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, तो अपने स्टूडेंट्स को हम कहीं न कहीं इन सब चीजों से बचा सकते हैं अगर हमें डेफिसिट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरह से क्लियर आउट है, यार हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ कॉजेज हैं जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स या एक चाइल्ड जो होता है वह कैसे जो है अपनी लैंग्वेज को पूरी तरीके से या कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, या किसी इंस्टीट्यूशन से कॉलेज में जब हायर लेवल पर वो जाता है तो कैसे उसे एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों पे कहीं न कहीं हमको फोकस करना चाहिए। तो उसमें हमने देखा सोर्स टू लैंग्वेज क्या, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, उसके फैमिली बैकग्राउंड भी हम देख सकते हैं, उसका रीजनल बैकग्राउंड भी हम देख सकते हैं, किस एरिया और क्षेत्र से वो आया हुआ है उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि इसकी अपनी मातृभाषा क्या हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा क्या हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज क्या हो सकती है। तो उसके आधार पर कहीं न कहीं हम ये क्लियर कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड को भी समझ सकते हैं, और उसके इंटरेस्ट, पर्पज और अपॉर्चुनिटी को भी हम देख सकते हैं कि वह इंटरेस्टेड है उस लैंग्वेज को लर्न करने में कि नहीं है। तो इस चीजों पर भी हमको फोकस करना चाहिए कि उसके पूरी तरीके से इंटरेस्ट को जानने का प्रयास करना चाहिए, और उसको कहीं न कहीं पर्पसफुली उसको ये बताना चाहिए कि आप इस लैंग्वेज को लर्न करके आप कुछ अपॉर्चुनिटी या अवसर पैदा कर सकते हैं। तो फिर वो कहीं न कहीं आपके साथ आपकी क्लास में इंटरेस्टेड हो सकता है। अभी एक पार्ट हमने ये देखा, और हमारा जो अगला पार्ट है इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, कैसे डेफिसिट थ्योरी जो है वह एजुकेशन के लिए इम्प्लीकेटेड हो सकती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम यहाँ पे डिक्टेट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि अवॉइडिंग लेबलिंग चिल्ड्रन एज वर्बली इनकम्पिटेंट। इसका क्या सेंस है, हम लोगों ने जैसे अभी देखा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यानी कि हम प्रत्येक चाइल्ड को उसकी अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जज करने का प्रयास करें। हम कभी भी उसका एक दूसरे के साथ तुलना ना करें, ना हम ये मान लें कि सभी चाइल्ड क्या है, इक्वल है, आईक्यू लेवल पे, फिजिकल लेवल पर, किसी भी लेवल पर कहीं हम देखते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हमको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखकर अगर हम अपने टीचिंग का कह सकते हैं टीचिंग करते हैं या एजुकेशन देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो पर्पज है वह बेहतर तरीके से अचीव हो सकता है। यहाँ पर भी ये बात हो रही है
कि अवॉइडिंग लेबलिंग चिल्ड्रन एज वर्बली इनकम्पिटेंट। तो यहां पर अगर हम लोगों ने देखा कि वर्बली रूप से कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में है वह इनकम्पिटेंट है, तो निश्चित रूप से हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसको उस लैंग्वेज के साथ साथ स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप से फिर हम ये देख सकते हैं कि उसकी जो क्षमता है या उसकी जो एबिलिटी है, जो क्लास का अचीवमेंट्स है वह बेहतर हो सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनकम्पिटेंट वर्बली अगर कोई चाइल्ड है हमारी क्लास में तो निश्चित रूप से उसको हमें क्या करना है, अन्य चिल्ड्रन के साथ जो है उसको इम्प्रूव करना है, हमें उसके साथ जो है सिंपैथी रखनी पड़ेगी, कहीं न कहीं उसके साथ थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे जिसकी वजह से फिर क्या है हम उसको जो है इम्प्रूव करेंगे। तो जो इस कंडीशंस को इम्प्रूव करने के बाद क्या है तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि वह फिर अपनी क्लास में एक बेहतर स्टूडेंट्स या एक बेहतर अचीवर के रूप में निकल करके बाहर आता है। सेकंड हमारा क्या है, फोकस ऑन रिमेडिएटिंग प्रॉब्लम। निश्चित रूप से जैसे हम कहते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक कंडीशन, एक होता है रेमेडियल कंडीशन। डायग्नोस्टिक कंडीशन में कहीं न कहीं हम जो है समस्या को जो है प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको बता देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है। जैसे हमने कहा कि आप जो है किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कह सकते हैं कि आप किसी पैथोलॉजी के पास गए, तो पैथोलॉजी में कहीं न कहीं आपको क्या है डायग्नोस्टिक हो जाती है आपकी क्या बीमारी, आपकी जो इलनेस है, जो आपकी समस्या है। आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये बीमारी है या ये इलनेस है। तो जो चीज आपकी डायग्नोस्टिक सेंटर से फाइंड होके बाहर आती है, फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे पास ये समस्या है, अब इसका इलाज क्या है। फिर डॉक्टर क्या करता है, कुछ दवाएं लिखता है, कुछ प्रेस्क्राइब जो दवाएं होती हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा और निश्चित रूप से फिर वो कहीं कहीं आपका रेमेडियल उपचार करता है। वहां पर आपको क्या है रेमेडियल ट्रीटमेंट मिलता है कि आपने पहले डायग्नोस्टिक किया, उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो आपका वहां पर कहीं कहीं रेमेडियल ट्रीटमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी हम कहीं कहीं देख सकते हैं कि अपनी क्लास में या अपने स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या करना है, रेमेडिएटिंग प्रॉब्लम उसकी जो है उसको दूर करना है, या हम कह सकते हैं कि रेमेडियल टीचिंग के रूप में हमें उस क्लास में अपने उन स्टूडेंट के साथ वर्क करना है जो कहीं न कहीं जो लैंग्वेज की समस्या है या जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्लास में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने में या अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन करने में, तो उस चीज को हमें दूर करने का काम करना पड़ेगा या प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें क्लास में फोकस करना पड़ेगा एज ए टीचर, एज एजुकेटर, एज ए कम्युनिकेटर। कहीं न कहीं हमें अपनी क्लास में उस प्रत्येक स्टूडेंट के साथ या प्रत्येक चाइल्ड के साथ अगर उसकी कुछ लैंग्वेज की समस्या है, जो लैंग्वेज बैरियर है, जो उसकी लैंग्वेज कहीं कहीं कह सकते हैं दूसरे के साथ इंटरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें केवल ये नहीं बता देना है कि भाई आप क्षेत्रीय लैंग्वेज जानते हो, आपको ये लैंग्वेज जानना पड़ेगा, इसका ये कह सकते हैं रूल रेगुलेशन है। आपको उसके साथ कहीं न कहीं कुछ उसको प्रिस्क्राइब्ड कह सकते हैं उपाय बताने पड़ेंगे, कुछ उसको ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे वह अदर लैंग्वेज को भी लर्न करे, सीखे, वो वहां से क्या करे, क्विट ना करे, अपनी क्लास को ड्रॉप आउट ना करे। क्योंकि आज के दौर में हमने ये देखा है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी, प्रॉब्लम की वजह से भी क्लासेस में जो कह सकते हैं ड्रॉप आउट की जो संख्या है या एनरोलमेंट की जो संख्या है वो भी कहीं न कहीं इफेक्टेड होती है। तो इस चीज को कम करने के लिए हमें आपको रेमेडियल टीचिंग या रेमेडियल कह सकते हैं जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलप अ कल्चर टू ब्रिज द गैप। यहां पर आपने देखा कि जैसे हम यहां पर उसके कॉजेस की बात कर रहे थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, उसके किस कह सकते हैं कि क्षेत्र से वो कल्चरली
किस रीजन से, या उसकी क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, वो कहाँ से आपकी क्लास में आया है। तो जो उस चीज को अगर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसके कल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्लास को कैसे एक दूसरे का जो गैप है उसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं। सपोज दैट करिए कि एक लोअर फैमिली का स्टूडेंट्स है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड कहीं कहीं इकोनॉमिकल रूप से भी हम देख सकते हैं कि थोड़ा कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट है। तो जो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि क्लास में कुछ अपर क्लास के भी बच्चे होंगे, तो दोनों के बीच में जो एक सोशियो या कल्चरल जो डिफरेंसेस है उसको हमको क्या करना है, फिलअप करना है। उन दोनों के जो बीच में गैप है उसको हमें दूर करना है। तो निश्चित रूप से हम एक जो इसका इम्प्लीकेशन है एजुकेशन में बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें कल्चरल रूप से, सोशियो रूप से, इकोनॉमिकल रूप से जो एक गैप है उसको क्या है, मिटाने का काम करना है, एक ब्रिज बनाने का काम करना है। तो निश्चित रूप से जब वो दोनों के बीच का वो गैप खत्म हो जाएगा, वो गैप हट जाएगा, तो निश्चित रूप से जो क्लास का अचीवमेंट्स है, क्लास का जो लर्निंग प्रोसेस है, जो क्लास का इंटरेक्शन है, वह अपने आप कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो अचीवमेंट्स होगा, वह अपने आप में बेहतर हो सकता है। तो हमें ये फोकस करना है कि कल्चरल रूप से जो गैप है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि इसमें हम सोशियो रूप से भी देख सकते हैं, इकोनॉमिकल रूप से भी देख सकते हैं। तो इन सब चीजों पर हम फोकस करके जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्लास में, इंटरेक्शन की जो प्रॉब्लम आती है, वो कहीं न कहीं हम जो है दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलैबोरेट व्हेनेवर यू द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो एज टीचर हम इसकी बात कर सकते हैं, इलैबोरेट व्हेनेवर द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एज टीचर। एज टीचर या एजुकेटर के रूप में जब आप क्लास में कहीं न कहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जब आप यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को आपको कहीं न कहीं इस तरह से यूज करना चाहिए कि पूरा सेंटेंस जो है क्लियर आउट हो जाए। क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो लर्नर हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से लर्नर के साथ या स्टूडेंट के साथ आपको आपके सेंटेंस के माध्यम से अपने कह सकते हैं उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एक कह सकते हैं कि एब्रीवेट कंडीशन में उसको नहीं बोल सकते हैं। यानी कि हमारा यहाँ कहने का सेंस यही है कि अगर हम कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्लास में यूज कर रहे हैं तो उसका कोई शॉर्ट फॉर्म ना यूज करें, मैक्सिमम रूप से क्या है उसके फुल फॉर्म में हम यूज करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करें, मीनिंग को क्लियर करने का प्रयास करें। और हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन क्लास में है उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं अपनी भाषा को, कहीं न कहीं लैंग्वेज को समझाने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम उसको अपने कुछ उन चाइल्ड को देख करके, स्टूडेंट्स को, लर्नर को देख करके अपने सेंटेंस को यूज कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने तो समझ लिया है, अब ये समझे या ना समझे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो सेंटेंस है, आपकी जो बात है, आप जो कह रहे हैं वो आपके स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं आप क्लियर आउट कर सकते हैं कि आपकी जो क्लास के स्टूडेंट हैं या जो बैरियर है दूसरे के इंटरेक्शन का, वो दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने सेंटेंस को, अपनी लैंग्वेज को आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा, उस सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट यूज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एब्रीवेट वे के रूप में आप उसको यूज कर लिए या उसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप यूज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्लास में जो है आपके लर्नर जो या स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों पर हमें क्या है, एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर या एज ए कम्युनिकेटर हमें फोकस करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है,
डू नॉट एक्सपेक्ट एलिब्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट। अब सेम उसका हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, अपोजिट देख लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में है, वो कहीं न कहीं लर्नर है, अभी न्यू लर्नर है, वह उस लैंग्वेज के बारे में कहीं न कहीं उसे पूरे तरीके से नॉलेज नहीं है, पूरे तरीके से क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, तो वह अपने सेंटेंस को क्या है, अगर छोटे छोटे सेंटेंस में भी अपनी बातों को कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह उस हिसाब से हम उसको ये ना प्रेशर डालें या उसके ऊपर ये ना कहीं न कहीं एक तरह से दबाव डालें कि नहीं आप पूरे तरीके से एक्सपर्ट की तरह ऐसे उसकी बात करिए। सपोज दैट करिए जैसे कोई स्टूडेंट्स है और वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में जा रहा है, तो अगर वहां का जो एजुकेटर है, अगर वो शुरू फर्स्टली उसे एक तरह से प्रेशर मिलेगा कि नहीं आप स्पोकन जो है आपका जो अच्छा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि पूरा सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं आपको एज ए स्टूडेंट उसको क्या है, प्रेशर नहीं देना है। हाँ, वो अपनी बातों को 2 शब्द में, 2 वर्ड में या छोटे छोटे सेंटेंसेस में अगर अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इस पे जोर नहीं देना है, और धीरे धीरे इस तरह से कहीं ना कहीं वो उस लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, सीख सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें उसको क्या है, उससे हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए या उससे हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह अपने सेंटेंस को एलिब्रेट करके बोलेगा या जो उसका सेंटेंस है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके कर बोलेगा। बस हमें ये देखना है कि उसकी मीनिंग या उसके कॉन्सेप्ट या उसके भावों को, उसके इमोशंस को हम समझ जाएं, तो निश्चित रूप से फिर धीरे 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 क्या होगा, जो लर्नर है वह उस लैंग्वेज को भी बेहतर तरीके से सीख सकता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्रिएट ए ह्यूमन इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। यानी कि आपको देखना है कि आपका जो क्लास है वहां पर आपको ह्यूमनिटी के साथ पेश आना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट थोड़ा सा अगर वीक है, कमजोर है, तो उसके साथ आप हर्ष वर्ड का यूज करिए या कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज करिए जो कहीं कहीं उसके साथ पेनफुल हो, या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि व्यंग के रूप में आप यूज करिए जिससे ये लगे कि नहीं हमारे साथ तो फिर ये सर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो जो कंडीशन क्लास में होनी चाहिए या आपकी क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है वो पीसफुल होना चाहिए, कहीं कहीं ह्यूमनिटी के साथ होना चाहिए, या जो आपके लर्नर हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको ये फील होना चाहिए कि नहीं जो हमारे सर हैं, सर के साथ हमारा अफेक्शन है, इमोशनली लगाव है। तो उस पे कहीं न कहीं उनको क्या है, फिर इन चीजों पर एक तरह से कह सकते हैं कि अटैचमेंट जो है बेहतर हो सकता है। तो हमें अपनी क्लास में एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ह्यूमनिटी के साथ, इमोशंस के साथ, और हम कह सकते हैं कि एक अफेक्शन के साथ अपने लर्नर के साथ जब हम एक माहौल क्रिएट करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे लर्नर हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका जो लर्निंग कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स होगा वो बेहतर होगा और अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से अपनी क्लास को निश्चित रूप से हम देखेंगे कि एक यूनिटी के साथ और अफेक्शन के साथ, उनके साथ अटैचमेंट के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज लर्निंग का जो हमारा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हमने देखा, इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन में कैसे डिफिसिट थ्योरी जो है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको समझें तो निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स के आधार पर हमने ये डिफाइन करने का प्रयास किया कि आप इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हैं अपने एजुकेशन में, आप अपनी क्लास में कैसे एक लैंग्वेज का जो इंटरेक्शन है या जो लैंग्वेज बैरियर होता है, 2 क्षेत्रीय भाषाओं का एक साथ कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, या 2 लैंग्वेज का, 2 रीजनल लैंग्वेज का, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज या होम लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज, तो जो आपस में इन दोनों का एक इंटरेक्शन है या इन दोनों को एक साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या इनके माध्यम से कैसे हम लोग क्या है अपनी क्लास को रन कर सकते हैं, या जो हमारी क्लास का एजुकेशन का जो अचीवमेंट्स है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको आज हम लोगों ने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो डेफिसिट थ्योरी जो बेसिकली हमारी यही है, भाषा अभाव का जो सिद्धांत है, लैंग्वेज अभाव का जो सिद्धांत है, यही हमें यही बताता है कि इसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हमें अपने स्टूडेंट्स या अपने लर्नर या जो हमारा चाइल्ड है उसको कहीं न कहीं हम
इस बैकग्राउंड के आधार पर सोर्स टू लैंग्वेज, एनवायरमेंटल, फैमिली बैकग्राउंड और इंटरेस्ट के आधार पर उसको कहीं न कहीं जज करने का प्रयास करेंगे। और जो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड, वंडरस चाइल्ड, मैजिकल चाइल्ड, तो उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे हम उसके साथ एक भाषा का जो इंटरेक्शन है, एक लैंग्वेज का जो इंटरेक्शन है, प्रोसेस है, उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो आज की हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको कहीं न कहीं नेक्स्ट वीडियोज में एक बार इस टॉपिक को दोबारा आपको रिवीजन करने के लिए निश्चित रूप से पुनः वापस आएंगे। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।